हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेम रिएक्शन या शॉर्ट नोट के अंतर्गत एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए फीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फीडल क्राफ्ट प्रक्रिया। ये एरोमेटिक कंपाउंड्स की बहुत ही इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट है। देखिए क्या होता है फीडल क्राफ्ट रिएक्शन। बेंजीन व उसके डेरिवेटिव्स या व्युत्पन्न एरोमेटिक यौगिक जैसे क्लोरोबेंजीन हो गया, फिनॉल है, क्लोरोबेंजीन, फिनॉल, एनिसॉल, ये इसके डेरिवेटिव्स हो जाएंगे। तो बेंजीन और उसके डेरिवेटिव या व्युत्पन्न एरोमेटिक कंपाउंड्स की लुईस एसिड जैसे एनहाइड्रस, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड या फेरिक क्लोराइड या बोरान ट्राइफ्लोराइड या स्टैनिक क्लोराइड की प्रेजेंस में जब हम एल्किल हाइलाइड मीन्स RX, एल्किल हाइलाइड मीन्स हो गया RX, और एसिल हाइलाइड मीन्स RCOX की से क्रिया कराते हैं तो बेंजीन रिंग में जो होता क्या है कि एल्किल या एसिल समूह जो होता है प्रवेश कर जाता है, और इस एल्किल या एसिल समूह का प्रवेश करना ही कहलाता है फीडल क्राफ्ट रिएक्शन कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर होता क्या है कि जो बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स कंपाउंड्स होते हैं उसकी रिएक्शन हम एल्किल हाइलाइड से करा सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, या हम एसिल क्लोराइड RCOX से करा सकते हैं। मीन्स जैसे हमारे पास ये बेंजीन है, इस बेंजीन की रिएक्शन हम RX से भी करा सकते हैं या RCOX। यह है एल्किल हाइलाइड है और यह है एसिल हाइलाइड है। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड या अदर जो लुईस एसिड हैं उनकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो हमारी जो बेंजीन रिंग है इस रिंग में या तो एल्किल समूह इंटर कर जाएगा, अगर एल्किल क्लोराइड से कराएंगे तो बेंजीन रिंग में एल्किल समूह इंटर कर जाएगा R, ये एल्किल समूह इंटर करेगा। ठीक है, अगर हम एसिल हाइलाइड से कराएंगे तो यहाँ पर एसिल समूह इंटर करेगा COR। ठीक है, तो हमें दो प्रकार के कंपाउंड बनेंगे, एक तो एल्किल बेंजीन बन जाएगी, ठीक है, और दूसरा ये एसिल समूह आ जाएगा तो एसिल बेंजीन हमें प्राप्त होगी। तो दो प्रकार की कंपाउंड हम अलग अलग रिएक्शन से प्राप्त कर सकते हैं, एल्किलाइड और एसिल हाइलाइड से। तो पहले हम जो स्टूडेंट डिस्कस करने वाले हैं वो बेंजीन की एल्किल हाइलाइड से रिएक्शन। तो बेंजीन की जब एल्किल हाइलाइड से रिएक्शन होती है तो उसको हम बोलते हैं एल्काइलेशन या एल्किलीकरण। फीडल क्राफ्ट इसे बोला जाता है, फीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण, फीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण, फीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। देखिए फीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या होगा, बेंजीन जो होगी, ये बेंजीन है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बेंजीन की रिएक्शन हम एल्किल हाइलाइड RX से रिएक्शन कराएंगे। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड। तो जो बेंजीन रिंग होती है, बेंजीन रिंग के बारे में सभी लोग जानते हैं कि इसको हम ऐसे बना सकते हैं, यहाँ पर 6 कार्बन होंगे और 6 हाइड्रोजन एटम अटैच होंगे ईच कार्बन एटम से, और जो होंगे ये सिंगल डबल बॉन्ड होंगे। अब ये जो फर्स्ट कार्बन एटम है, इस कार्बन से जो हाइड्रोजन एटम होगा वो हाइड्रोजन एटम, यहाँ पर हाइड्रोजन एटम होगा, ये हाइड्रोजन एटम जो होगा ये हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा HX के फॉर्म में ऐसे। ठीक है, अब जब एक एटम बेंजीन रिंग का रिमूव होगा तो उसकी जगह पर एल्किल समूह जुड़ जाएगा, ये इस प्रकार से, यहाँ पर आ गया R, ये इस प्रकार से एल्किल समूह ऐड हो गया। अब ये बन गया
एल्किल बेंजीन। क्या बन गया? एल्किल बेंजीन। तो कह सकते हैं कि बेंजीन रिंग में एल्किल समूह का प्रवेश करना, बेंजीन रिंग में एल्किल समूह का प्रवेश करना फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन कहलाता है। किसकी उपस्थिति में? एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में। इसकी आगे मैकेनिज्म भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब हम इसको उदाहरण द्वारा समझेंगे। जैसे बेंजीन रिंग है इस प्रकार से, अब यहाँ पर ले लिया जाएगा CH3Cl। क्या ले लेंगे हम? CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या होगा, यहाँ पर जो हाइड्रोजन एटम होगा वो हाइड्रोजन के साथ रिप्लेस हो जाएगा HCl के फॉर्म में, और ये बन जाएगा मेथिल बेंजीन, जिसे हम टॉलुइन के नाम से जानते हैं, टॉलुइन के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से हम सेकंड एग्जांपल ले सकते हैं। यहाँ पर हम एथिल बेंजीन ले लें, CH3CH2Cl, और ये रिएक्शन भी एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में कराएं। तो स्टूडेंट्स याद रखना है कि जो हाइड्रोजन एटम होगा ये रिप्लेस हो जाएगा हाइड्रोजन एटम के साथ में HCl के फॉर्म में, HCl के फॉर्म में। तो HCl बन के निकल गया और ये बन गया बेंजीन रिंग में कौन सा समूह? एल्किल समूह हो गया CH2CH3। CH2CH3 प्रवेश कर गया तो ये बन गया एथिल बेंजीन। क्या बन गया स्टूडेंट्स? एथिल बेंजीन बन गई। इसी प्रकार से और भी एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स अभी एल्काइलेशन के, फिर जो है एसिलीकरण डिस्कस करेंगे। इसको नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि फिडेलक्राफ्ट में एल्काइलेशन में क्या होता है। एल्काइलेशन में एल्किल समूह बेंजीन रिंग में प्रवेश करता है। इसी प्रकार से बेंजीन के कुछ डेरिवेटिव कंपाउंड्स हैं। मान लिया हमारे पास क्लोरोबेंजीन है। क्या है? क्लोरोबेंजीन है। अब इस क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन भी हम कराएं, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराएं मेथिल क्लोराइड से, CH3Cl से, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड। तो देखिए सभी लोग जानते हैं कि जो हाइड्रोजन क्लोरोबेंजीन जो है ये एक आर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। आर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होने के कारण यहाँ पर आर्थो पोजीशन से भी हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है और पैरा पोजीशन से भी हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है। तो ये बन जाएगा CH3 आर्थो कार्बन से जुड़ेगा, ठीक है, और CH3 जो है पैरा कार्बन से भी जुड़ सकता है। अब इसमें जो ये कंपाउंड होगा आर्थोक्लोरोटॉलुइन, ये माइनर प्रोडक्ट होगा, अल्प मात्रा में बनेगा, जबकि पैराक्लोरोटॉलुइन ये मेजर प्रोडक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर पैराक्लोरोटॉलुइन इसलिए मेजर प्रोडक्ट होगा क्योंकि पैरा पोजीशन में प्लस आई इफेक्ट जो होता है वो कम होता है, यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा, इसलिए ये जो होगा माइनर प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पर इसे लिख सकते हैं 1-क्लोरो-2-मेथिल बेंजीन, 2-मेथिल बेंजीन बनेगा यहाँ पर, और ये बन जाएगा 1-क्लोरो-4-मेथिल बेंजीन, या इसको दूसरा नाम भी कह सकते हैं आर्थोक्लोरोटॉलुइन, क्लोरोटॉलुइन, और ये हो गया पैराक्लोरोटॉलुइन। अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट है ये माइनर है,
माइनर प्रोडक्ट, और ये जो है ये मेजर प्रोडक्ट है। ये माइनर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट लगता है जो इसको अनस्टेबल कर देता है। यहाँ पर जो आर्थो कंपाउंड होगा वो अनस्टेबल हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे फिनॉल में भी ये रिएक्शन हो सकती है। मेथिल क्लोराइड के साथ में एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, ये OH आ जाएगा, और ये आर्थो पर CH3 जुड़ सकता है, और ये पैरा पर CH3 जुड़ेगा OH। तो यहाँ पर इसको आर्थोक्रिसॉल के नाम से जानते हैं, आर्थोक्रिसॉल, और ये हो गया पैराक्रिसॉल या 2-मेथिल फिनॉल कहेंगे। और यहाँ पर ये क्या होगा 4-मेथिल फिनॉल। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से ये तो हो गई फ्लोरोबेंजीन के साथ, ये हो गई फिनॉल के साथ। ऐसे ही ईथर के साथ में भी, एरोमेटिक ईथर के साथ भी फिडेलक्राफ्ट प्रक्रिया होती है, फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन। तो ये हमारे पास एनिसॉल या मेथिल फेनिल ईथर है, मेथिल फेनिल ईथर, फेनिल ईथर। और अब इसकी रिएक्शन हम करा देंगे मेथिल क्लोराइड CH3Cl एल्काइलेशन में के अंतर्गत एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, एक तो आर्थो प्रोडक्ट बनेगा CH3, दूसरा पैरा प्रोडक्ट बनेगा OCH3 CH3। आर्थो प्रोडक्ट जो होगा ये होगा माइनर प्रोडक्ट होगा, कम मात्रा में बनेगा प्रोडक्ट, और ये होगा मेजर प्रोडक्ट होगा। इसका नाम होगा 2-मेथॉक्सी टॉलुइन, क्योंकि ये टॉलुइन बनना है। अब ये 4-मेथॉक्सी टॉलुइन हो जाएगा, फिर 4-मेथॉक्सी टॉलुइन। तो ये स्टूडेंट नोट कर सकते हैं, ये हम लोगों ने डिस्कस किए कुछ एग्जाम्पल फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन या एल्कलीकरण के। अब इसी प्रकार से हम लोग डिस्कस करेंगे फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन के कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे, इसको नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अभी फिडेलक्राफ्ट क्रिया के अंतर्गत हम लोग फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन डिस्कस कर रहे थे, अब हम लोग डिस्कस करेंगे फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन, एसिलीकरण। मीन्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिडेलक्राफ्ट एसिलीकरण, फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन। तो फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन में क्या होगा स्टूडेंट्स कि जो बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स कंपाउंड्स होंगे, बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स कंपाउंड की जब एसिल समूह से रिएक्शन होगी RCOCl या RCOX एसिल हैलाइड से रिएक्शन होगी, एसिल क्लोराइड लेते हैं सीधे सीधे RCOCl इन प्रेजेंस ऑफ
एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड में, तो बेंजीन रिंग का जो हाइड्रोजन एटम होगा ये रिप्लेस हो जाएगा ये तुम्हारे हाइड्रोजन के साथ में HX के फॉर्म में, HCl के फॉर्म में यहाँ पर बनेगा, और ये एसिल समूह COR इंटर कर जाएगा, COR एसिल समूह। ठीक है, तो एसिल बेंजीन प्राप्त हो जाएगी हमें, ACY एसिल बेंजीन प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से कह सकते हैं फीडर क्राफ्ट एल्सिलीकरण या फीडर का एसाइलेशन क्या होता है कि बेंजीन रिंग की एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में एसिल समूह या एसिल क्लोराइड से रिएक्शन जब होती है तो बेंजीन रिंग का हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होता है एसिल क्लोराइड के हाइड्रोजन एटम द्वारा, और एसिल समूह प्रवेश कर जाता है, इंटर कर जाता है बेंजीन रिंग में। तो एसिल समूह का इंटर कर जाना ही एसाइलेशन कहलाता है, जिसको हम लोग डिफरेंट एग्जाम्पल्स के द्वारा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ये हमारे पास बेंजीन हो गई। बेंजीन में जानते हैं सब हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। अब ये हो गया CH3COCl, एथेनॉइल क्लोराइड या एसिटिल क्लोराइड बोलते हैं। एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो H जो होगा वो Cl के साथ रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पर सीधे सीधे CH3 ऐड हो जाएगा आपके, COCH3, तो बन गया एसीटोफिनोन। क्या पढ़ते हैं इसे? एसीटोफिनोन। ये एक एरोमेटिक कीटोन बन गया, एसीटोफिनोन एक एरोमेटिक कीटोन होता है। इसी प्रकार से क्लोरोबेंजीन में भी ये रिएक्शन होती है। तो चूंकि क्लोरोबेंजीन एक आर्थो पैरा डायरेक्टरिंग ग्रुप होता है तो CH3COCl की एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे। जब एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड से रिएक्शन होगी तो आर्थो और पैरा दोनों से हाइड्रोजन का रिमूवल हो सकता है, Cl और ये COCH3, और यहाँ पर भी पैरा से रिमूवल होगा तो Cl COCH3। ये तुम्हारा माइनर प्रोडक्ट और ये तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट होगा। इसका नाम हो जाएगा 2-क्लोरोएसिटोफिनोन, 2-क्लोरोएसिटोफिनोन, और ये हो जाएगा 4-क्लोरोएसिटोफिनोन। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से हम फिनॉल में भी देख सकते हैं। ये फिनॉल हो गया और इसकी भी रिएक्शन CH3COCl से करा देंगे एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में। तो ये OH और ये COCH3 एसिल समूह, और ये OH COCH3 प्लस चाहे तो HCl लिख सकते हैं। तो 2-हाइड्रोक्सीएसिटोफिनोन, 2-हाइड्रोक्सीएसिटोफिनोन, और ये हो जाएगा 4-हाइड्रोक्सीएसिटोफिनोन। इसी प्रकार से ये रिएक्शन हो जाएगी तुम्हारे एनिसोल के साथ में, अभी जो बताई थी एल्काइलेशन में। ठीक उसी प्रकार से CH3COCl की रिएक्शन होगी इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड। तो ये OCH3 और ये COCH3, ये बन जाएगा OCH3 और ये COCH3, तो हो जाएगा ये
2 मेथॉक्सी एसीटोफिनोन, और ये हो जाएगा 4 मेथॉक्सी एसीटोफिनोन। ये मेजर होगा, मेजर प्रोडक्ट, और ये माइनर प्रोडक्ट। तो इसको स्टूडेंट नोट कर सकते हैं। फिर आगे थे, अब कुछ और एग्जांपल्स के द्वारा इसको समझते हैं। मान लिया हमारे पास ये बेंजीन है और इसकी रिएक्शन हम एसिटिक एनहाइड्राइड या एथेनोइक एनहाइड्राइड CH3COO CH3CO, ये हमारे पास है एथेनोइक एनहाइड्राइड, जिसे बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के नाम से भी जाना जाता है। तो हमने बताया कि जब हम एल्युमिनियम क्लोराइड एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में जब रिएक्शन होगी तो इसका जो हाइड्रोजन एटम होगा वो रिप्लेस हो जाएगा CH3CO समूह के द्वारा। यहाँ पर ये CH3COOH बन जाएगा और जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा CH3 बेंजीन रिंग और साथ में COCH3 मीन्स एसीटोफिनोन प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से अगर हम रिएक्शन बेंजीन की करा दें, इस बेंजीन की रिएक्शन करा दें बेंजाइल क्लोराइड COCl के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, तो यहाँ भी ये जो हाइड्रोजन एटम होगा ये हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा HCl के फॉर्म में और ये बन जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये कीटोन ग्रुप आ जाएगा और दो बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाएंगी इस प्रकार से, जिसे हम पढ़ेंगे बेंजोफिनोन के नाम से। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला के फॉर्म में C6H6 + C6H5COCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड। तो H और Cl बन के अलग हो जाएंगे और ये बन जाएगा C6, यहाँ से एक H निकलेगा जब C6H5 हो जाएगा और इधर ये बन जाएगा C6H5। तो ये दोनों एक ही हैं, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला के रूप में है और ये रिंग के फॉर्म में है, ये भी बेंजोफिनोन है। अब हम लोग देखते हैं लिमिटेशन सीमाएं, मतलब फ्रीडल-क्राफ्ट क्रिया कहाँ पर हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, कहाँ पर अप्लाई नहीं किया सकते हैं, कहाँ पर जो है फ्रीडल-क्राफ्ट क्रिया को अप्लाई नहीं किया सकता, ये समझेंगे। तो देखिए फ्रीडल-क्राफ्ट क्रिया में जो रिएक्शन होती है वो इन प्रेजेंस ऑफ लुईस बेस की प्रेजेंस में होती है, और यदि कहीं पर हमारा जो रिएक्टेंट है, मॉलिक्यूल है, वो लुईस एसिड से रिएक्शन कर रहा है, ये कह सकते हैं कि अगर एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड जो कि लुईस बेस है और रिएक्शन किसी लुईस एसिड बेस के साथ में हो रही है, ये एक लुईस एसिड है और रिएक्शन लुईस बेस के साथ में हो रही है, तो वहाँ पर आपस में रिएक्शन कैटलिस्ट रिएक्शन कर लेगा तो रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो क्वेश्चन आता है कि एनिलीन C6H5NH2 does not gives Friedel-Crafts रिएक्शन वाई, इसका रीजन क्या है? मतलब जो है एनिलीन फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देता है, एनिलीन जो है फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देता है। क्यों जो है इसका कारण क्या है? तो देखिए जो एनिलीन है C6H5NH2, इसमें क्या होते हैं, नाइट्रोजन एटम पर ये लोन पेयर होता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जिसे हम लोन पेयर कहते हैं, लोन पेयर। अब इसकी जब हम
एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे तो एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड जो होता है वो क्या होता है, एक लुईस बेस होता है, सॉरी क्या बोलते हैं बार लुईस एसिड होता है। और ये एनिलीन जो होता है, एनिलीन ये क्या होता है, एक लुईस बेस है। बेस क्यों है, देखिए ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके पास लोन पेयर होते हैं वो बेस होते हैं, जिनके पास लोन पेयर कमी होती है वो एसिड होते हैं। तो यहाँ पर लोन पेयर है नाइट्रोजन पास इसलिए बेस है, इसके पास कमी है एल्युमिनियम क्लोराइड पर लोन पेयर की इसलिए एसिड है। अब एसिड और बेस सभी लोग जानते हैं, लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ाया गया होगा कि एसिड और बेस जब रिएक्शन करते हैं तो सभी लोगों को पता है कि साल्ट बनता है। तो यहाँ साल्ट बन जाएगा क्योंकि नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा एल्युमिनियम को, तो जब नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम को दे देगा तो नाइट्रोजन पास इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी। और जब इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी हो जाएगी तो ये कह सकते हैं कि जो है एनिलीन का नाइट्रोजन एटम निष्क्रिय हो जाएगा, और नाइट्रोजन एटम निष्क्रिय होने का ये जो होगा फिडल क्रॉफ्ट क्रिया नहीं देता है। तो ये इसका आंसर है। तो आंसर में क्या लिखेंगे स्टूडेंट, एक बार और ध्यान से समझ लें। एनिलीन में NH2 ग्रुप समूह के नाइट्रोजन पर लोन पेयर की प्रेजेंस के कारण ये एक लुईस बेस होता है, लुईस क्षार होता है। और जब एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन होती है जो कि एक लुईस एसिड होता है, लुईस अम्ल होता है, तो लुईस बेस और एसिड आपस में रिएक्शन करके साल्ट बना लेते हैं। और जब साल्ट बनता है तो एनिलीन का नाइट्रोजन एटम निष्क्रिय हो जाता है, और एनिलीन का नाइट्रोजन एटम निष्क्रिय होने के कारण ये फिडल क्रॉफ्ट क्रिया नहीं देता है। तो लिखते हैं यहाँ पर इन दिस reaction the nitrogen atom of aniline is inert for Friedel क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, इनर्ट हो जाता है इसलिए फ्रीडल क्राफ्ट प्रक्रिया नहीं देता है। तो ये इसकी लिमिटेशन, इसको नोट कर सकते हैं, फिर हम मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अब हम इसकी मैकेनिज्म के बारे में स्टडी करेंगे। पहले फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की, फिर एसाइलेशन की मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। तो देखिए मैकेनिज्म जो होती है फ्रीडल क्राफ्ट की वो 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। सबसे पहले होता है इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण, इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण होता है फर्स्ट स्टेप में। और दूसरे स्टेप में होता है कार्बो कटायन इंटरमीडिएट का निर्माण होता है। और तीसरा स्टेप जो होता है फाइनल स्टेप रिमूव ऑफ हाइड्रोजन एटम, रिमूव ऑफ प्रोटॉन इन कार्बो कटायन। कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण। दूसरा जो होता है कार्बो कटायन मध्यवर्ती का निर्माण, कार्बो कटायन मध्यवर्ती का निर्माण। तीसरा जो होता है कार्बो कटायन से प्रोटॉन का निष्कासन, कार्बो कटायन से प्रोटॉन का निष्कासन, कार्बो धनायन से प्रोटॉन का निष्कासन। ये 3 स्टेप होते हैं। तो इनको हम लोग समझते हैं किस प्रकार से। सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, जो एल्केल हाइड है RX, ये एल्केल हाइड का जो बॉन्ड होता है पोलराइज बॉन्ड होता है। और जब हाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड से रिएक्शन होती है तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, RCl ले लेंगे यहाँ पर हम RCl। तो ये यहाँ पर आके अटैक करेगा आके, और ये बन जाएगा इस प्रकार से। क्योंकि क्लोराइड बॉन्ड होता है तो ये इसके साथ चला जाएगा, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, और ये बन जाएगा AlCl3। ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, या इलेक्ट्रोफिलिक रीजन बोल सकते हैं।
अब ये इलेक्ट्रोफाइल जो होगा, इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजीन रिंग पर अटैक कर देता है। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक कर देता है, इस बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा तो इलेक्ट्रोफाइल का जो पॉजिटिव पार्ट होगा, पॉजिटिव पार्ट होगा इलेक्ट्रोफाइल का, ये जो होगा बेंजीन रिंग के पाई बॉन्ड पर अटैक करता है। जब पाई बॉन्ड पर अटैक करेगा तो देखिए यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। तो निगेटिव कहाँ से आएगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे इस कार्बन पर। जब यहाँ कार्बन पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये बेंजीन रिंग होगी इस प्रकार से, यहाँ पर ये बेंजीन रिंग होगी, ये हाइड्रोजन एटम होंगे इस प्रकार से, यहाँ भी हाइड्रोजन होगा और ये डबल बॉन्ड होगा। अब चूंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल के लिए यहाँ पर होना चाहिए ऋणायन, यहाँ पर जो चूँकि पॉजिटिव आयन है इसलिए नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव के लिए पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे इस कार्बन पर, तो दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहाँ पर इस कार्बन पर, दोनों इलेक्ट्रॉन आने से नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव पॉजिटिव आपस में जुड़ जाएंगे। और जैसे ही जुड़ेंगे एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स या इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन का प्रिपरेशन हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। ये बॉन्ड ऐसे रहेंगे, ये पाई इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से शिफ्ट हुए जिससे यहाँ नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज होने का आर ये जुड़ जाएगा। ठीक है, आर जुड़ गया। अब आर जुड़ने के बाद यहाँ हाइड्रोजन भी जुड़ा रहेगा, चूँकि इस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो थे दोनों कार्बन के भी शेयर थे पाई इलेक्ट्रॉन, लेकिन जो होंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कमी हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स या कह सकते हैं कार्बोकैटायन, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। साथ में अब ये क्या होगा, Cl चला जाएगा Al के साथ में, तो Al Cl4 निगेटिव चार्ज आएगा। अब इसकी स्टेबिलिटी देखिए किस प्रकार से होगी, यहाँ पर रेजोनेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे पाई इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट होंगे इस कार्बन पर, तो ये पाई पॉजिटिव चार्ज नेक्स्ट कार्बन पर आ जाएगा। इसको हम इस प्रकार से रेजोनेंस के द्वारा समझ सकते हैं, अलग से बना के। ये कार्बोकैटायन हो गया हमारा, सॉरी H होगा प्लस होगा यहाँ पर, तो ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे ऊपर वाले कार्बन पर, तो पॉजिटिव चार्ज ये आ जाएगा यहाँ पर, डबल बॉन्ड ये हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये R और ये H। अगले स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे पॉजिटिव चार्ज की ओर, तो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा इस प्रकार से, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा इधर इस प्रकार से, तो पॉजिटिव चार्ज ये आ जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो बेंजीन का कार्बोकैटायन होगा, ये बेंजीन का कार्बोकैटायन रेजोनेंस के कारण स्टेबल होगा इस प्रकार से। यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेजोनेंस हो जाएगा और रेजोनेंस के कारण ये स्टेबल होगा। ठीक है, अब ये जो कार्बोकैटायन होगा, कार्बोकैटायन की जब रिएक्शन होगी नेक्स्ट स्टेप में, जो तीसरा स्टेप है, फर्स्ट स्टेप था, ये सेकेंड स्टेप था, अब तीसरे स्टेप में AlCl4 से जब रिएक्शन होगी तो ये जो हाइड्रोजन एटम होगा ये Cl के साथ चला जाएगा HCl के फॉर्म में, HCl के फॉर्म में, और फिर से क्या बन जाएगा हमारा, AlCl3 जैसे था फिर से प्राप्त हो जाएगा और यहाँ पर ये R आ जाएगा, मीन्स ये एल्किल बेंजीन हम गेन कर लेंगे। ये बन गई एल्किल बेंजीन। तो देखिए यहाँ पर 3 स्टेप हुए। फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण हो गया। दूसरे स्टेप में जब इलेक्ट्रॉन स्नेही ने अटैक किया बेंजीन मालिक्यूल पर जो है,
तो वहाँ पर जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन थे वो शिफ्ट हो गए, जहाँ जिस कार्बन पर अटैक हो रहा है उस कार्बन पर पहले इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स, और पाई इलेक्ट्रॉन जब शिफ्ट होंगे तो वहाँ पर निगेटिव चार्ज आएगा। निगेटिव चार्ज होने का जो एल्किल समूह होगा वो पॉजिटिव होने के कारण उससे जुड़ जाएगा आके, और सिग्मा कॉम्प्लेक्स या इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बन जाएगा। फिर बताया गया इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन जो होता है ड्यू टू रेजोनेंस के कारण जो स्टेबल होता है, रेजोनेंस मालिक्यूल बन गया। और रेजोनेंस मालिक्यूल जो स्टेबल भी होता है, अब उस मालिक्यूल में क्या होगा, डीप्रोटोनेशन होगा, मीन्स रिमूवल ऑफ प्रोटॉन इन कार्बोकैटायन में, कार्बोकैटायन से प्रोटॉन का रिमूवल होगा। यहाँ हाइड्रोजन एटम जो प्रोटॉन है वो LCl4 के Cl के साथ चला जाएगा और स्टेबल एल्किल बेंजीन प्राप्त हो जाएगी। तो इसको नोट कर सकते हैं स्टूडेंट। हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे एल्काइलेशन की मैकेनिज्म, हम लोग एसाइलेशन की मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे, जो कि उसी प्रकार से 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण होगा। तो ये हमारा एल्किल क्लोराइड एसिल क्लोराइड हो गया। एसिल क्लोराइड की जब जैसे ही लुईस एसिड एल्युमिनियम एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड से रिएक्शन होगी, तो यहाँ पर जो Cl होगा अपने इलेक्ट्रॉन लेकर, क्लोरीन जो होगा अपने इलेक्ट्रॉन लेकर जो होगा वो Cl के साथ चला जाएगा और बन जाएगा AlCl4 माइनस, और ये एसिलियम आयन बन जाएगा RC⋯O। चूँकि कार्बन का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास चला गया तो कार्बन पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब एसिलियम आयन बन गया, ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा। अब इलेक्ट्रोफाइल जो होगा बेंजीन रिंग पर अटैक कर देता है। तो देखिए अभी हमने पीछे बताया था कि बेंजीन रिंग पर जब अटैक करेगा तो जो कार्बन पाई इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस कार्बन पर शिफ्ट होंगे आके, ठीक है, जिससे यहाँ निगेटिव चार्ज होगा। अब निगेटिव चार्ज होने का ये जो है कार्बन, पॉजिटिव कार्बन इससे आके जुड़ जाएगा आके, ठीक है। जब जुड़ेगा तो एक क्या बनेगा, कार्बोकैटायन का प्रिपरेशन हो जाएगा। यहाँ पर ये कार्बोकैटायन बन गया यहाँ पर इस प्रकार से C⋯O R और ये H, ठीक है, कार्बोकैटायन बन गया। अब ये कार्बोकैटायन में क्या होगा, रेजोनेंस के कारण ये स्टेबिलिटी प्राप्त कर लेगा, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी या पाई इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग हो जाएगी। तो पॉजिटिव चार्ज नेक्स्ट इस कार्बन पर एटम पाएगा। जब ऊपर चले जाएंगे पाई इलेक्ट्रॉन के दोनों इलेक्ट्रॉन, तो पाई पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा और ये C⋯O R H और ये पाई इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से। नेक्स्ट स्टेप में इस पाई इलेक्ट्रॉन के दोनों इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये यहाँ पर फिर से डीलोकलाइज होंगे इलेक्ट्रॉन, तो पॉजिटिव चार्ज इस, चूँकि ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आ रहा है तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये हो जाएगा H, ये बन गया H और ये हो गया C⋯O R। तो हम कह सकते हैं कि ये रेजोनेंस के कारण मॉलिक्यूल जो होगा कार्बोकैटायन स्टेबल होगा। रेजोनेंस के कारण जो होगा पूरा मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाएगा, R⋯O H, ठीक है। अब तीसरा स्टेप में क्या हो गया, तो दूसरा स्टेप था। तीसरे स्टेप में क्या होगा कि जो हमारा कार्बोकैटायन है उस कार्बोकैटायन पर कौन अटैक कर देगा आके, इस कार्बोकैटायन पर अटैक कर देगा आके AlCl4 मॉलिक्यूल आयन। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन होगा इसका डीप्रोटोनेशन हो जाएगा या प्रोटॉन का रिमूवल हो जाएगा HCl के फॉर्म में, और ये AlCl3 फिर से बन जाएगा और ये यहाँ पर एसिल समूह आके जुड़ जाएगा आके COCH3 COR, यहाँ R है, COR समूह इस प्रकार से बेंजीन रिंग में आके जुड़ जाएगा। इस प्रकार से एसाइलेशन कंप्लीट होगा। तो स्टूडेंट्स समझ में आया होगा कि हम लोग आज डिस्कस किया फिडेलक्राफ्ट क्रिया, इसके अंतर्गत एल्काइलेशन, एसाइलेशन विद एग्जाम्पल एंड मैकेनिज्म। अगर स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथी स्टूडेंट को शेयर कर दें। थैंक यू।